यूपीपी के लिए RW का 13 अध्याय है, जिसमें से पहला अध्याय का हम लोग थ्योरी देखेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा और जारी पाठ्यक्रम में ये मानसिक अभिरुचि है। जनहित का अर्थ क्या है? यह जन और हित शब्दों से मिलकर बना, अर्थात जनता का हित। जनहित एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है। वास्तव में लोकतंत्र का बुनियादी मूलतंत्र जनहित ही है। इसका अभिप्राय व्यक्तिगत न होकर समाज के हित से है। इस प्रकार जनहित सार्वजनिक हित का पर्याय है। जनहित का उद्देश्य भी बहुत ही सुस्पष्ट है। जनहित लोक कल्याण के लिए। यदि समाज लाभान्वित होता है तो व्यक्ति भी स्वतः ही लाभान्वित होगा। कई बार किसी एक वर्ग विशेष की हितों की पोषित करते हुए उसे जनहित की संज्ञा दे दी जाती है, जिससे समाज के अन्य वर्ग उपेक्षित रह जाते हैं। फिर भी हमें स्मरण होना चाहिए कि सार्वजनिक हित अथवा जनहित निजी हितों से अलग नहीं है। समाज के कई व्यक्ति ही होता है। इस प्रकार समाज व्यक्तियों का समांगी समूह है। जनहित संबंधी कुछ विशिष्ट तथ्य, ये तथ्य दिया है। जनहित का संबंध सामाजिक मुद्दों के साथ साथ मानवीय हितों से भी है। सार्वजनिक हितों की बहाली के लिए कानून तथा दंड व्यवस्था का सहारा भी लेना पड़ता है। ऐसे में प्रथम प्रहरी के रूप में पुलिस की अधिक सचेत तथा संवेदनशील भूमिका निभानी पड़ती है। भारत के संविधान में जनहित अथवा जनहितवाद परिभाषित नहीं है, किंतु संवैधानिक उपबंधों की व्याख्या से जनहित के मुद्दों का प्रकाश पड़ता है। जैसे संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों को स्थान दिया गया। इसके माध्यम से जनहित को संरक्षण प्रदान किया जाता है। भाग 4 के 51 क में अंतर्गत दिए गए मौलिक कर्तव्य के माध्यम से राज्य द्वारा ऐसी सामाजिक व्यवस्था किए जाने का आशा की गई जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अन्याय परिलक्षित हो। इस पुलिस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना। जनहित के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए पुलिस सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली माध्यम है। अब यहाँ पे देखते हैं। पुलिस के लिए जनहित क्या है? शांति व्यवस्था बनी रहे, सामाजिक सौहार्द बना रहे, आर्थिक विकास होता रहे, व्यक्तिगत व्यवसाय हेतु भयमुक्त वातावरण रहे, जनता सुरक्षित महसूस करे, निर्बाध आवागमन जारी रहे, विदेशी आगंतुक सुरक्षित महसूस करें, जनता में पुलिस की छवि अच्छी बने, जनता पुलिस संपर्क से न डरे, असामाजिक तत्व अपराध करने से डरे, अपराध समाज से दूर जेलों में रहे, पुलिसकर्मी उत्साही और ऊर्जावान बने रहें, महिलाएं सुरक्षा, संवेदनशीलता और सम्मान का अनुभव करें, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें, संवैधानिक और वैधानिक साक्षरता एवं जागरूकता का प्रसार हो, पुलिस विभाग अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने का कार्य करे, बच्चों के विरुद्ध अपराधों को मुक्ति दिलाए, जनता के वैधानिक संवैधानिक अधिकारों को रक्षा करें, पुलिसकर्मी दबावों एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर कार्य करें। अब अभ्यास प्रश्न आ गए इसमें। अध्याय 2 कानून एवं शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। कानून एवं शांति व्यवस्था महत्वपूर्ण तत्व किसी भी राष्ट्र, राज्य, नगर अथवा क्षेत्र में शांति बनाए रखने, अपराधों को कम करने के, नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करना कानून एवं व्यवस्था का मुख्य अंग है। ऐसे है। अनुच्छेद 246 पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों की है। पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों की है। किसमें कहा गया? 246 में। राज्य सरकारें ही पुलिस व्यवस्था से संबंधित कानून एवं नियम बनाते हैं। केंद्र सरकार के पास सेना, अर्धसैनिक बल, केंद्रीय बल, खुफिया विभाग, केंद्रीय जांच ब्यूरो इत्यादि संबंधित विशेषाधिकार है। भारत में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार आपसी सहयोग के माध्यम से शांति बहाली हेतु कार्य करते हैं। भारत में नक्सलवाद, उग्रवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद एवं अराजकता से शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होता है। वर्ष 1986 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की स्थापना की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना के तहत संचार उपकरण, मोबिलिटी, प्रशिक्षण और अन्य संरचना के संदर्भ में राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में कुछ प्रावधान। पुलिस अधिनियम धारा 17 जब यह लगे कि कोई विधि विरुद्ध जमाव, बलवा अथवा शांति नष्ट हुई हो अथवा युक्त रूप से ऐसा होने का संभावना हो और उक्त स्थान पर निवासियों के संरक्षण और संपत्ति की सुरक्षा हेतु पर्याप्त पुलिस बल मौजूद न हो, तब निकटतम मजिस्ट्रेट से विशेष पुलिस अधिकारियों की उस क्षेत्र में नियुक्ति से
संबंध में आदेश करने की प्रार्थना की जा सकेगी। मजिस्ट्रेट से ऐसा आवेदन किए जाने पर मजिस्ट्रेट जब तक कि इसके प्रतिकूल वजह दिखाई न दे आवेदन का अनुवर्तन करेगा। ठीक। अब राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो गृह मंत्रालय की एक नोडल एजेंसी है। यह अपराधों पर अंकुश लगाने का उचित रणनीतियाँ तैयार करने में राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से अपराध संबंधी आंकड़े एकत्र करता है, संकलित करने और विश्लेषण करने का कार्य करता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा अपराध सूचना प्रणाली CCIS परियोजना के तहत संपूर्ण देश में प्रत्येक जिला अपराध ब्यूरो DCRB में कंप्यूटरीकृत प्रणाली की स्थापना की गई है। इसके जरिए अपराध रोकने, उनका पता लगाने और सेवा प्रदाता तंत्रों में सुधार किया जाता है। इसी की मदद से पुलिस और प्रवर्तन एजेंसियां अपराधों, अपराधियों और अपराध से जुड़ी संपत्तियों का राष्ट्रीय स्तर पर डाटाबेस रखती है। पुलिस अधिनियम धारा 22 पुलिस प्रत्येक अधिकारी इस अधिनियम में अंतर्विष्ट सब प्रयोजनों के लिए सदैव कर्तव्यरूढ़ माने जाएंगे और किसी भी समय जिले के किसी भी हिस्से में पुलिस अधिकारी के रूप में नियोजित किए जा सकते हैं। पुलिस अधिनियम धारा 23 प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिपूर्वक जारी किए गए सब आदेशों और वारंटों का सत्वर पालन और निष्पादन करे, लोक शांति को प्रभावित करने वाली गुप्त वार्ता का संग्रहण और संसूचना करे, अपराध और लोक न्यूसेंस के लिए जाने का समाधान करे, अपराधियों का पता लगाए और न्यायालय के समक्ष लाए गए उन सभी लोगों को पकड़े जिन्हें पकड़ने हेतु वह वैधता प्राधिकृत है एवं जिनको पकड़ने हेतु पर्याप्त आधार तथा प्रमाण विद्यमान है। प्रत्येक पुलिस अधिकारी के लिए इस धारा में उपरोक्त प्रयोजन में से किसी हेतु मदिरालय, जुआघर, भ्रष्ट लोगों के समागम के दूसरे स्थान में बिना वारंट प्रवेश करना एवं उनका निरीक्षण करना विधिपूर्वक होगा। दंड प्रक्रिया संहिता 129 कोई कार्यपालिका, मजिस्ट्रेट अथवा थाना प्रभारी अथवा थाने के भारसाधक अधिकारी की गैर मौजूदगी में उप निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी किसी विधि विरुद्ध जमाव को अथवा 5 या इससे ज़्यादा लोगों को किसी जमाव को जिससे लोक शांति विक्षुब्ध होने की आशंका है, तितर बितर होने का समादेश दे सकता है। जमाव में शामिल सभी लोगों का यह कर्तव्य होगा कि वे समादेश के अनुसार तितर बितर हो जाएं। धारा 129 सेकंड के अनुसार यदि समादेश दिए जाने पर कोई जमाव तितर बितर नहीं होता है और उनका आचरण भी तितर बितर न होने का निश्चय दर्शाता है तो अपराध में निर्दिष्ट कोई कार्यपालक, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस तनाव को बल द्वारा तितर बितर करवाने की कार्रवाई कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता 130 यदि कोई जमाव तितर बितर न किया जा रहा हो और लोक शांति के आवश्यक हो कि उसको तितर बितर किया जाए तो मजिस्ट्रेट जो हाजिर हो सशस्त्र बल के द्वारा उसे तितर बितर करा सकता है। ठीक, यही सब है। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 130 जब किसी जमाव के लोक सुरक्षा को स्पष्ट संकट उत्पन्न हो जाए एवं किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क ना किया जा सकता हो उसके मतलब अनुसार इसमें है। धारा 144 के अधीन कार्यवाही धारा 144 के अंतर्गत कार्यवाही करने का समस्त आधार स्थिति की तात्कालिकता में निहित है और इससे अधीन शक्ति का प्रयोग अव्यवस्थाओं, बाधाओं तथा दोनों के निवारणार्थ किए जाने के लिए आशयित है ताकि लोक शांति और प्रशांति बनाए रखते हुए लोक आक्रोश को रोका जा सके। इसे प्रभावी करने की अधिकारिता कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दी गई है। इसके अंदर जारी आदेश की प्रकृति स्पष्टतः लोक सदस्यों के जीवन, स्वास्थ्य, क्षेम या प्रशांति के खतरों के समाधान के आशय से युक्त है। यह आदेश अस्थायी होते हैं और जारी किए जाने की तारीख से 2 माह से आगे प्रवृत्त नहीं हो सकते। एक क्वेश्चन बन सकता है कि अधिकतम कितने माह तक 144 की धारा लगी सकती है, तो 2 माह तक। इस धारा के अधीन अधिकारों के प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता है। पुनः इस धारा के अंतर्गत काम करते हुए मजिस्ट्रेट व्यक्ति के अधिकारों से कोई संबंध नहीं रखता है, अपितु किसी स्थिति विशेष में क्या युक्त रूप में किया जा सकता है उसका वही सबसे अच्छा निर्णायक होगा। अब सांप्रदायिक सद्भाव, कम्युनल हार्मोनी, जो एक मोदी जी इस चैप्टर को मतलब इस नाम से एक बुक भी लिखे हैं।
सामाजिक स्तर पर समरसता, सद्भाव और सौहार्द भारत के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय निर्माण प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ाते रहने के लिए आवश्यक है। समाज में सांप्रदायिक सद्भावना बना रहे, यह भारत के संवैधानिक पदाधिकारियों से लेकर आम नागरिकों तक सभी को जिम्मेदारी है। ठीक। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए चुनौतियाँ। पहला, धार्मिक उत्पीड़न, हिंसा। भारत में विभिन्न धर्मों के सम्मान और सह-अस्तित्व सांस्कृतिक मूल्य हैं, लेकिन कई बार धार्मिक आस्थाओं के नाम पर हिंसा और उत्पीड़न की घटनाएं सामने आती हैं, तो इससे बचना चाहिए। जातिगत भेदभाव और राजनीतिक दुरुपयोग, सामाजिक असमानता, अज्ञान और भ्रांतियाँ। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में पुलिस प्रशासन की भूमिका। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करें और नेतृत्व और संवाद करें, तत्काल कार्रवाई करें। किसी भी सामाजिक सहमति या संघर्ष के मामले में पुलिस प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। वह अप्रिय घटनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए ताकि व्यवस्था नियंत्रित रहे और समुदायों के बीच विश्वास बना रहे। जागरूकता कार्यक्रम करना चाहिए, सक्रिय प्रहरी और शिक्षा देना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहन करना चाहिए। पुलिस प्रशासन को धार्मिक निरपेक्षता और समरसता के मूल्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए और किसी भी धार्मिक समूह के प्रति भेदभाव या असहमति को नकारना चाहिए। शिक्षा और प्रेरणा कार्यक्रम। आपातकालीन कार्रवाई। अगर किन्हीं समुदायों के बीच आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो पुलिस प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए ताकि व्यवस्था नियंत्रित रहे और सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखा जा सके। सांप्रदायिक सद्भाव की स्थापना में एक पुलिसकर्मी से अपेक्षाएं। देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होना, देश की सामाजिक विविधता एवं संस्कृति के प्रति जागृत होना, देश को सांस्कृतिक विविधता से संबंधित संवैधानिक मूल्यों और अनुच्छेद को ज्ञान होना, देश की सांस्कृतिक विविधता से संबंधित कानून और धाराओं का ज्ञान होना, धर्म और भाषा आदि के आधार पर नागरिकों को भेदभाव न करना, अपने धर्म और भाषा आदि के आधार पर पूर्वाग्रहों का स्वयं को मुक्त करना, बहुधार्मिक और बहुभाषाई समाज में सांप्रदायिक सद्भाव के महत्व को समझना, समाज में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग और पुलिसकर्मी की भूमिका से महत्व को समझना, ये सब दिया गया है। सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर सजगता से निगरानी करना, अपने पुलिसकर्मियों को भी इस तरह के सोचने और ये सभी कार्य करने के लिए जागरूक और प्रोत्साहित करना। अब इसमें अभ्यास प्रश्न आ गए। अब अध्याय 4 क्या है? अपराध नियंत्रण, क्राइम कंट्रोल। अपराध के अनिवार्य तत्व। मनुष्य, आपराधिक कृत्य, गलत आशय, मनुष्य अथवा समाज की क्षति, ये अपराध के अनिवार्य तत्व हैं। मनुष्य आपराधिक कृत्य है, गलत आशय है, मनुष्य अथवा समाज की क्षति है। अपराध करने का कार्य मनुष्य द्वारा किया जाता है। हालांकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए इसका दायित्व तो अधिक है। आपराधिक कृत्य, जहाँ अपराध होता है वहाँ एक कृत्य कार्य होता है जो बुरा होता है, इसी करने वाला अपराधी कहलाता है। गलत आशय, दुराशय, कोई कृत्य अपराध तभी माना जाता है जब करने वाला का आशय गलत साबित हो जाता है। मनुष्य अथवा समाज की क्षति, आपराधिक कृत्यों के मनुष्य की एवं समाज की हानि होती है। इससे सामाजिक सौहार्द भी प्रभावित हो सकता है। ठीक। अपराध की विशेषताएं। आपराधिक कार्य विधि द्वारा वर्जित होने चाहिए। इसके द्वारा सार्वजनिक हितों को प्रत्यक्ष क्षति होनी चाहिए। कृत्य के होने का व्यवहार होना चाहिए। आपराधिक कृत्य में आशय का गलत होना चाहिए, होना आवश्यक है और इस आचरण से संबंध भी होना चाहिए, अर्थात दुराशय एवं व्यवहार में सुनिश्चित रिश्ता होना चाहिए। कृत्य से हुई हानि हेतु आपराधिक विधि से दंड का प्रावधान होना चाहिए। अपराधों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, हत्या, चोट, अपहरण, बलात्कार। संपत्ति के विरुद्ध अपराध, चोरी, डकैती, धोखा, न्यायसंगत अतिक्रमण। लेख से संबंधित अपराध, जाली नोट छापना, जालसाजी। मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले अपराध,
मानहानि, पहचान चोरी, लोक शांति के विरुद्ध अपराध, दंगा, लोक बाधा, बलवा, राज्य के विरुद्ध अपराध, राजद्रोह, विद्रोह, राजकीय सेवकों द्वारा अपराध, अवैध पुरस्कार प्राप्ति, जाली प्रमाण पत्र जारी करना इत्यादि। भारतीय दंड व्यवस्था की उत्पत्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1773 ईस्वी में पारित रेगुलेटरी एक्ट द्वारा देश में सर्वप्रथम कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई। इसके पश्चात 1800 ईस्वी में मद्रास एवं वर्ष 1823 में बम्बई में न्यायालय की स्थापना की गई। वर्ष 1781 में देश के विभिन्न प्रांतों के लिए प्रांतीय न्यायालयों की भी स्थापना की गई। इसी वर्ष गवर्नर जनरल इन काउंसिल GGIC को इन अदालतों के विनिमय की शक्ति तथा अपीली क्षेत्राधिकार प्रदान कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लिए बनाए गए कानूनों के स्वरूप का परिरक्षण एवं उसमें संशोधन वर्ष 1854 ईस्वी में किया गया। इस संशोधन के स्वरूप को वर्ष 1856 ईस्वी में संसद में पेश किया गया। वर्ष 1861 ईस्वी में संशोधित स्वरूप को स्टैट्यूट बुक में 25वें अधिनियम के रूप में पारित किया गया। वर्ष 1862 ईस्वी में इस स्वरूप को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम का स्थान बाद में दंड प्रक्रिया संहिता 1872 ईस्वी द्वारा लिया गया। वर्ष 1877 ईस्वी के अधिनियम संख्या 10, वर्ष 1875 ईस्वी के अधिनियम संख्या 10 एवं वर्ष 1872 ईस्वी के अधिनियम संख्या 4 कई सारे उपबंध एक जैसे थे, अतः तीनों अधिनियमों को मिलाकर एक दंड प्रक्रिया संहिता के निर्माण का विचार उठा। इस प्रकार तीनों को हटाकर उनके स्थान पर वर्ष 1882 ईस्वी का 10वां अधिनियम जारी किया गया। इसमें संपूर्ण भारत में एक समान विधि का स्वरूप प्रचलित किया गया। वर्ष 1955 ईस्वी में केंद्रीय विधि आयोग की स्थापना की गई। आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर सरकार द्वारा वर्ष 1973 ईस्वी में दंड प्रक्रिया संहिता में अनेक संशोधन किए गए। 24 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात अधिनियम एक संहिता का स्वरूप धारण किया। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1974 से लागू है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 प्रमुख तथ्य क्या है? अभियुक्त के मामले पर विचार प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के अनुसार किया जा सकेगा। जांच एवं विचारण में देरी नहीं होनी चाहिए। न्याय प्रक्रिया की जटिलताओं को दूर करके समाज की निर्धनतम व्यक्ति तक उसकी पहुंच सुनिश्चित की जाए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 के अनुसार अभियुक्त को राज्य व्यय पर विधिक सहायता प्रदान की जाए। इस संहिता की सर्वप्रमुख विशेषता के रूप में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में राज्य को निर्देशित किया गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग का प्रयत्न करें। पुलिस द्वारा 60 से 90 दिनों के अंदर अदालत में आरोप पत्र दाखिल करना होगा। दाखिल न करने की स्थिति में अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा 60 से 30 दिन के अंदर। न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों में दी गई कैद की सजा में से उस अवधि को घटा दिया जाएगा जो अभियुक्त ने सुनवाई के दौरान कारावास में बिताई है। व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाएगा। संहिता के धारा 154 के तहत अभिलिखित FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की एक प्रति उसे दर्ज कराने वाले व्यक्ति को तत्काल दी जाएगी। यदि अधिकारी FIR दर्ज करने से मना करता है तो इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक को भेजने का अधिकार दिया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध दंडादेश पारित करने के पूर्व दंड के संबंध में अभियुक्त को आपत्तियों पर विचार करने का महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। पुलिस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के साथ सामाजिक समस्याओं को प्राप्त करने और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने की भी ज़रूरत है। इसमें प्रशासन के साथ पुलिस की जिम्मेदारी भी कम नहीं होती। अपराध नियंत्रण के लिए आधुनिक तरीकों को अपनाना जरूरी है। सामुदायिक पुलिसिंग अपराध नियंत्रण के दो तरीके परंपरागत पुलिस व्यवस्था तथा सामुदायिक पुलिस व्यवस्था होते हैं।
सामुदायिक पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत नागरिकों को पुलिस के साथ सामंजस्य स्थापित करके अपराध नियंत्रण के उपाय सिखाए जाते हैं। सामुदायिक पुलिस व्यवस्था में नागरिकों को अपराध गतिविधियों के प्रति जागरूक बनाने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। पुलिस एवं समुदाय के मध्य सामंजस्य से अपराधियों को कई बार अपराध करने से पूर्व भी पकड़ा जा सकता है। परंपरागत पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत बीट पेट्रोलिंग को महत्व दिया जाता है। एक बीट से अभिप्राय एक चिन्हित क्षेत्र अथवा मार्ग होता है जहां पुलिस की गश्त से अनेक छोटे छोटे अपराधों को रोका जा सकता है। बीट की स्थापना के दौरान क्षेत्र विशेष की आपराधिक गतिविधियों पर ध्यान देना भी आवश्यक होता है। बीट निर्धारण में आबादी वाले क्षेत्र एवं औद्योगिक परिक्षेत्रों आदि का ध्यान रखना भी अनिवार्य होता है। बीट स्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार का होता है। नोट: दुनिया के विभिन्न देशों में आजकल पड़ोस अपराध निवारण नेबरहुड क्राइम प्रिवेंशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह सामुदायिक पुलिसिंग का ही उन्नत संस्करण है। अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 40 में अपराध शब्द की व्याख्या विस्तृत रूप से की गई है, जिसके अनुसार इस दंड प्रक्रिया संहिता की विभिन्न अपराधों में धाराओं में दिए गए दंडनीय कार्यों को अपराध माना गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2N के अनुसार अपराध से ऐसा कार्य दृष्टिगोचर होता है जो पहला किसी तत्समय प्रवृत्ति विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया हो, दूसरा इसके अंतर्गत ऐसा कोई कार्य भी शामिल है जिसके संबंध में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के तहत परिवाद किया जा सकता है। जमानत योग्य अपराध कौन कौन सा है? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2A में इनका वर्णन है। इसके अनुसार वे अपराध जमानत योग्य हैं जो प्रथम अनुसूची में जमानत योग्य अपराध के रूप में वर्णित हैं। किसी विधि द्वारा जमानत योग्य अपराध बनाया गया हो, गैर जमानत योग्य अपराध से भिन्न कोई अपराध हो। जो अपराध जमानत योग्य है उनमें जमानत देने का कर्तव्य न्यायालय एवं पुलिस का है। साधारण चोरी, मानहानि, बंधक बनाकर रखना आदि। गैर जमानती अपराध धारा 2A के अनुसार जो अपराध जमानती नहीं है वे सभी अजमानती अपराध माने जाएंगे। गंभीर एवं व्यापक प्रभाव के गैर जमानती माने गए हैं। इसमें क्या क्या आता है? जैसे चोरी के लिए गृह भेदन, गृह अत्याचार इत्यादि में जमानत देने के मजिस्ट्रेट के विवेक पर आधारित किया गया है। हत्या, डकैती, बलात्कार इत्यादि मामले में मजिस्ट्रेट भी जमानत नहीं दे सकते हैं। अवयस्क स्त्री, अतिवृद्ध, रोगी व्यक्तियों के मामले में अपवाद स्वरूप छूट के प्रावधान भी किए गए हैं। संज्ञेय अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C के अनुसार ये ऐसे अपराध हैं जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है। संज्ञेय मामलों में पुलिस बिना न्यायालय के आदेश के ही जांच कर सकती है। असंज्ञेय अपराध क्या है? असंज्ञेय अपराध क्या है? असंज्ञेय अपराध से आशय है ऐसा अपराध जिसके मामले में बिना वारंट की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। इस मामले की जांच मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए गए आदेश के बाद ही की जा सकती है। ये अपराध कम गंभीर प्रवृत्ति के छोटे अपराध होते हैं। समन मामले धारा 2W के अनुसार समन मामले ऐसे होते हैं कि ये किसी अपराध से तो संबंध होते हैं परंतु ये वारंट मामले नहीं होते हैं। समन मामलों में अभियुक्त को साक्ष्यों के प्रति परीक्षा करने का एक ही अवसर मिलता है। ये मामले केवल कारावास या जुर्माने से दंडनीय होते हैं। इन मामलों की अधिकतम 2 वर्षों तक कारावास का प्रावधान है। जो मामले परिवाद से प्रारंभ होते हैं वे समन कहलाते हैं, वे समन मामले हैं। वारंट मामले क्या कहलाते हैं? धारा 2X के अनुसार
वारंट मामले ऐसे मामले हैं जो मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास अथवा 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से संबंधित होते हैं। वारंट तथा समन मामले की विचारण की प्रक्रिया में अंतर होता है। वारंट मामले में साक्ष्यों से परीक्षा करने के 2 अवसर आरोप पूर्व आरोप के बाद प्राप्त होते हैं, जबकि समन में केवल एक। जांच अन्वेषण विचारण में अंतर। इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल। जांच अन्वेषण और विचारण में अंतर। संहिता की धारा 2G के अनुसार जांच ऐसी प्रक्रिया है जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाए। इसमें वे सभी कार्य शामिल हैं जो मजिस्ट्रेट द्वारा किसी कार्यवाही के अंतर्गत किए गए हों। इस प्रकार जांच का अर्थ ऐसी प्रक्रिया अथवा कार्यों से है जिसे मजिस्ट्रेट द्वारा पर्यवेक्षण के प्रारंभिक काल में किया गया हो और जो अभियुक्त को दोषी या दोषमुक्त करे, परंतु जिसमें पर्यवेक्षण शामिल न हो। जांच का लक्ष्य किसी तथ्य की सच्चाई को सही साबित करना होता है। और अन्वेषण क्या होता है? अन्वेषण के अंतर्गत वे सभी कार्यवाहियाँ शामिल हैं जो पुलिस अधिकारियों द्वारा या मजिस्ट्रेट से अलग किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस कार्य के लिए प्राधिकृत किया गया हो, साक्ष्य एकत्र करने के लिए किया जाए। पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण के अंतर्गत घटनास्थल पर पहुंचना तथ्य एवं परिस्थितियों की जांच करना, अपराधी को खोजकर उसे गिरफ्तार करना, अपराध से संबंधित साक्ष्य एकत्र करना इत्यादि कार्य अपेक्षित होते हैं। विचारण क्या होता है? दंड प्रक्रिया संहिता में विचारण को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। विचारण का अभिप्राय ठग उन सभी कार्यवाहियों से है जिनके द्वारा न्यायालय किसी अपराधी को दोषी या दोषमुक्त करने में सक्षम हो। अतः स्पष्ट है कि विचारण शब्द अपराध के विचारण के लिए प्रयुक्त किए होता है, न कि विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियों के लिए। विचारण एवं प्रारंभ होता है। विचारण तब प्रारंभ होता है जब मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमे को प्रस्तुत किया जाता है। अंतर। जांच एवं विचारण की प्रकृति न्यायिक होती है, जबकि अन्वेषण गैर न्यायिक प्रकृति है। जांच एवं विचारण केवल मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय द्वारा किए जा सकते हैं। अन्वेषण पुलिस या उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। जांच का उद्देश्य अभियुक्त को दोषमुक्त या दोषी सिद्ध करना या सेशन न्यायालय को सौंपना होता है। अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य साक्ष्य एकत्र करना होता है। विचारण का मुख्य उद्देश्य अभियुक्त को दोषी या दोषमुक्त करना होता है। जांच एवं विचारण की व्यवस्था परीक्षित व्यक्तियों को शपथ दिलाई जा सकती है, परंतु अन्वेषण में शपथ नहीं दिलाई जा सकती है।